हेलो। उसको VGA पे सेट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था छोटा सा पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नॉर्मलाइजेशन का एक टॉपिक सॉल्व किया था हम लोगों ने, है ना। एक और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नॉर्मलाइजेशन का। उसके बाद फिर हम लोग कोई दो टॉपिक तुम लोग बोलो, या फिर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर तुम लोग को कोई समझ में नहीं आएगा तो वो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जिसमें हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट ईयर, 2 टीयर, 3 टीयर, एन टीयर एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे, जॉनसन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाइवा इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। अगर तुम लोग को क्लियर है तो जो तुम टॉपिक तुम लोग बोलोगे वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ओके, तो एक इसके पहले वाला जो हम लोगों ने देखा था, जो क्वेश्चन हम लोग नॉर्मलाइज किए थे, उसमें हम लोगों को सिर्फ टेबल दिया गया था और टेबल के वैल्यू को देखते हुए हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी खुद से डिसाइड करना था, और उस फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पे हम क्लोजर निकाल रहे थे और उस क्लोजर के आधार पे हम कैंडिडेट की सिलेक्ट कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। और उसके बाद हम देख रहे थे कि कौन सा डिपेंडेंसी हमारा पार्शियल है, कौन सा हमारा नन की डिपेंडेंसी है, या कौन सा हमारा कोई ट्रांजिटिविटी है। उसके आधार पे हम उसको, उस टेबल को हम लोग स्प्लिट करके दो टेबल में बना रहे थे। तो अगर ध्यान होगा वो चीज तुमको, तो ये समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। बल्कि उससे थोड़ा सा आसान सवाल भी है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सवाल हम ले रहे हैं, इसको हमको नॉर्मल करना है। दैट टेबल इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई कॉलम, कोई भी कॉलम दोबारा नहीं आया है, पहली बात। और सारा कॉलम जो है, सारा कॉलम हमारा सिंगल वैल्यूड है, कोई भी मल्टी वैल्यूड नहीं है। जैसे उसमें अपॉइंटमेंट डेट और अपॉइंटमेंट टाइम हम लोगों ने एक ही कॉलम में ले लिया था। क्लियर हो रहा है? तुम लोग को समझ में आ रही है मेरी बात?
मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है या नहीं? अमन, यस सर। तो रिस्पॉन्ड करो तुम लोग, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? ठीक है, वर्बली रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसमें एक वैल्यू दिया गया है, मतलब एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का टेबल है, इसको हमको नॉर्मलाइज करना है और हमको आसानी के लिए हम इसमें हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है सवाल में। ठीक है, ये सवाल है फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसको आसान करने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी हम फाइंड आउट करके इसमें डाले हैं। तो यहाँ पे एस आई डी 1 है तो एडम है, 1 है तो एडम है, 2 में जोन्स, 3 में स्मिथ, 4 और 4 में बेकर बेकर। तो अल्फा के सेम वैल्यू पे बीटा का वैल्यू सेम अगर हो तो हम कहते हैं क्या कि अल्फा डिटरमाइन बीटा, याद है? ठीक है, अल्फा के सेम वैल्यू पर बीटा का अगर सेम वैल्यू हो रहा है तो हम बोलेंगे अल्फा डिटरमाइन बीटा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एस आई डी डिटरमाइन एस नेम। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से एक हमारा जो निकल के आया एस आई डी डिटरमाइन एस नेम। ठीक है, तो सी आई डी डिटरमाइन सी नेम फैकल्टी और फोन। ठीक है, ये आया और एस आई डी सी आई डी से ग्रेड आया। ठीक है, एस आई डी सी आई डी से ग्रेड आया तो एस आई डी सी आई डी के क्लोजर में सारा आएगा, एस आई डी सी आई डी एस नेम, सी नेम, फैकल्टी और फोन। एफ फोन जो है फैकल्टी फोन, ये सारा का सारा आ जाएगा। तो हम देखो एस आई डी और सी आई डी से ग्रेड, देखो यहाँ पे एस आई डी और सी आई डी मिलाते हैं तो हम ग्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ग्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसलिए कि हम ये ग्रेड जो है, ये ग्रेड किसका है? स्टूडेंट आईडी का और कोर्स आईडी का, किसी न किसी स्टूडेंट के किसी न किसी कोर्स का होगा। ठीक है, तो ये इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, जब हमको ये पता है कि सी आई डी से सी नेम, कोर्स नेम, उसका फैकल्टी और फैकल्टी का फोन नंबर, ये तीनों हम सी आई डी से डिटरमाइन कर सकते हैं। और एस आई डी सी आई डी से ग्रेड हो सकता है, और एस आई डी सी आई डी को फर्दर उसका क्लोजर निकालोगे तो एस आई डी सी आई डी से एस आई डी सी आई डी तो होगा ही, सेल्फ डिटर्मिनेशन में एस आई डी सी आई डी होगा। और सी आई डी से 1 2 3 है तो 1 2 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास और एस आई डी एस नेम है ही है, समझ में नहीं मेरी बात? तो एस आई डी सी आई डी के क्लोजर में पूरा स्कीमा आ रहा है। ठीक है, इस दोनों के कंपोजिट, इस दोनों को कंपोजिट की कहेंगे। और अगर हम इस दोनों को आगे जो हम बढ़ेंगे, जो हमको पता है कि एस आई डी सी आई डी को कैंडिडेट की मांग रहे हैं, तो अब हम इसके बाद जो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे इसी के आधार पे करेंगे। ओके, तो हम अब देखो सवाल में क्या है, सवाल में हम रैंडमली कोई टेबल उठा लिए, रैंडम टेबल कहीं से मिल गया हमको, इसको उठाए, इसको उठाने के बाद तुम्हारे सिंपलिसिटी के लिए हमने इसका निकाला एक फंक्शनल डिपेंडेंसी, और फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पे हम लोगों ने निकाला एक क्लोजर। सवाल तुमको ऐसा ही आएगा, सवाल ऐसा आएगा एक, और इतना डेटा की जरूरत नहीं था, डेटा था तभी हम ये निकाल पाए। तुमको दिया रहेगा एक लाइन में आर फॉर रिलेशन, आर ब्रैकेट में एस आई डी कॉमा सी आई डी कॉमा एस नेम कॉमा सी नेम कॉमा ग्रेड कॉमा फैकल्टी कॉमा एफ फोन। वैल्यू का जरूरत तुमको नहीं है, वैल्यू का जरूरत कब रहेगा? जब फंक्शनल डिपेंडेंसी तुमको निकालना रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। फंक्शनल डिपेंडेंसी या तो निकालो या तो हम दे रहे हैं, जब हम दे रहे हैं इस वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुमको सारा का सारा इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को देख के आगे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि एस आई डी सी आई डी ये दोनों हमारा कैंडिडेट की है, और कैंडिडेट की के केस में हमको ये पता है कि जो डिपेंडेंसी होगा वो कैंडिडेट की डिटरमाइन करेगा, कैंडिडेट की ही डिटरमाइन करेगा, कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। कोई और करने का मतलब पार्शियल की नहीं करेगा, नन की नहीं करेगा। ठीक है, ये तो पक्का है। जब तुमको सवाल मिले
फंक्शनल डिपेंडेंसी जब तुम बना लो तो ऐसा डायग्राम बना लेना। ऐसा डायग्राम बनाने से फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है डिपेंडेंसीज। ठीक है, यहाँ पे हम SID से SID SNAME को डिटरमाइन कर रहा है, CID जो CID जो है वो डिटरमाइन कर रहा है CNAME को और फैकल्टी को और फोन को। CID SID मिलके कर रहा है ग्रेड को, SID कर रहा है SNAME को। सेकेंड NF में हमको चेंज करना है, तो SID एंड CID ग्रेड को डिटरमाइन कर रहा है, ये तो हमको पता है। और SID CID हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। SID CID हमारा कैंडिडेट की है, और कोई कैंडिडेट की अगर डिटरमाइन कर रहा है SID CID ग्रेड को, तो इसको हम लोग अलग ब्रेक कर दिए। ठीक है, इसके बाद पार्शियल डिपेंडेंसी हो रहा था। इसके बाद देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि SID SNAME को, SID से SNAME डिटरमाइन हो रहा है। SID से हम लोग देखो SID से SNAME डिटरमाइन हो रहा है। जो SID क्या है मेरा, इस कैंडिडेट की का पार्ट है, दैट इज सबसेट ऑफ जिसकी मतलब पार्शियल की है। पार्शियल की डिटरमाइन कर रहा है SNAME को, और पार्शियल वाला एनोमलिटीज हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उसको रिमूव करते हैं। तो ठीक है, तो SID और SNAME इस दोनों को अलग टेबल स्प्लिट कर देंगे, SID SNAME मेरा अलग हो जाएगा। एक काम तो ये हो गया पार्शियल वाला। अब देखो CID CNAME को और CID फैकल्टी को, CID से हमारा ये कोर्स नेम हो रहा है, कोर्स ID से कोर्स नेम और कोर्स ID से फैकल्टी, कोर्स ID से फैकल्टी। तो ये हमारा पार्शियल की है कि नहीं है, बता दो। ये हमारा पार्शियल की है ना, CID से CNAME फैकल्टी फोन नंबर सब हो रहा है। ठीक है, और फैकल्टी और फोन नंबर एक दूसरे को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि फैकल्टी और फोन नंबर, हर फैकल्टी का अपना अपना फोन नंबर है, तो ये फैकल्टी और फोन नंबर ये दोनों भी डिटरमाइन करेगा। एक लाइन छूट गया यहाँ पे। ठीक है, फैकल्टी फोन नंबर। तो CID CNAME को भी कर रहा है और CID फैकल्टी को भी कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक टेबल बनाया, CID CNAME फैकल्टी फोन नंबर, ये सबका सब ले लिया। ये इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे कि फैकल्टी और फोन नंबर में फोन नंबर को अलग कर देंगे। ठीक है, जो हमारा जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी था फैकल्टी से फोन नंबर वो कर दिए, और फैकल्टी ID FID को अलग टेबल बना के फैकल्टी और फोन नंबर रख दिए, फैकल्टी फोन नंबर रख दिए, और यहाँ पर CID CNAME और FID कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा रख दिए फैकल्टी फोन नंबर सारा रख दिए, और इस FID को हम यहाँ पे शो करेंगे। इस टेबल को और शॉर्ट किए हम लोगों ने, फैकल्टी और फोन नंबर ये जो था ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसको स्प्लिट करके अलग कर दिए और उसको यहाँ पे रख दिए लोग। ठीक है, ये फाइनल हमारा इस तरह का टेबल बना जो हमारा थर्ड NF में गया। ठीक है, ग्रेड SID और ये दोनों जो है SID और CID ये दोनों हमारा की है। SID यहाँ की है, यहाँ FID की है, और यहाँ भी FID की है। स्टार छूट गया है, यहाँ भी स्टार छूट गया है, ये सारा का सारा की है। और जब हम स्प्लिट करते हैं टेबल को, तो हम लोग एक कॉमन एट्रीब्यूट दोनों टेबल पे रखते हैं, ताकि ये दोनों सारा का सारा जो स्प्लिटेड टेबल है ज्वाइन हो सके। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। एक्चुअली सर सर एक बार और सर थोड़ा शुरुआत से सर बताइएगा वहां से सर, कैंडिडेट की जो SID और CID था वहां से सर कैसे डिवाइड किए सर। बिल्कुल, देखो हम लोग यहाँ पे ये हमको मिला था टेबल, इसके आधार पे हम लोगों ने ये निकाला। ठीक है, एक चीज हाउसर 6192 और हाउसर यहाँ भी है। ठीक है, हाउसर यहाँ भी है। यस लैंगले मतलब अल्फा के सेम वैल्यू पे बीटा का वैल्यू सेम हो रहा है, मतलब फैकल्टी
F1 को डिटरमाइन कर रहा है। एक ये Yes. भी था, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है वहां पे लिखा हुआ, छूट गया शायद, वो भी है। ठीक है, फैकल्टी फोन नंबर को डिटरमाइन करेगा। और हम अगर देखें, अच्छा ये देखने के बाद एक जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बनता है वो ये बनता है, SID SNAME को डिटरमाइन कर रहा है, CID CNAME को, फैकल्टी और फोन नंबर को, क्योंकि कोर्स आईडी है, कोर्स Yes. आईडी से कोर्स नेम, और वो कोर्स नेम कौन फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, तो कोर्स नेम डिटरमाइन कर रहा है फैकल्टी को। Yes. ठीक है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रहा है ना, CID CNAME को, CID CNAME को, और CNAME फैकल्टी को, और फैकल्टी Yes. फोन नंबर को। ठीक है, SID CID ग्रेड को। अब यहाँ पे ये जो निकाला गया है लास्ट वाला, ये क्लोजर निकाला गया है, ये क्लोजर निकाला गया है। तो SID CID को अगर इसका क्लोजर निकालते हैं हम, तो SID CID में SID CID सब डिटर्मिनेशन में आएगा। Yes. SID से SNAME आ गया, ये आ गया। ठीक है, CID CID से ये सब आ गया, Yes. और SID CID मिलकर ग्रेड ले आया। Yes. ठीक है, तो इसके क्लोजर में सारा आ गया। तो हम कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट की है, या बोलो की एट्रीब्यूट है, Yes. की एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इसको कैसे हम नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जितना वैसा वैसा जो डिटर्मिनेशन हो रहा है, जो SID CID कंबाइन नहीं कर रहा है, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी है। ये Yes. जो हम ये देखते हैं, हम लोग का फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 3 था, SID CID डिटरमाइनिंग ग्रेड, ये ठीक है कि गलत है? सही है, क्योंकि ये की है और की डिटरमाइन कर रहा है ग्रेड को। ठीक है, सर SID तो SNAME को कर रहा है ना सर? SID SNAME को कर रहा है, लेकिन Yes. SID और CID हमारा की है ना, Yes sir. की है। तो अगर कंबाइंड रूप से अगर देखो की को, तो जो हमारा जो रूल है उसके हिसाब से ये वाला जो हमारा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 3 है, ये जायज है, ठीक है, करेक्ट है, बिकॉज SID CID कंबाइंड रूप से हमारा की है। और अगर की किसी तीसरे एट्रीब्यूट को अगर डिटरमाइन कर रहा है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। Okay. ठीक है, तो हम एक टेबल, इस टेबल में से इस तीनों को अलग करके एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, स्प्लिट करेंगे। FID FID कैसे जोड़ोगे? FID कौन सा, नहीं समझे? SID CID है ना। ठीक है, हम बता रहे हैं, देखो की समझ में आ गया, SID और CID कंबाइंड रूप से की है। ठीक है, तो रूल क्या करता था, जो की है वही डिटरमाइन करेगा, नन की या पार्शियल की नहीं करेगा। ये याद है ना, नन की या पार्शियल की डिटरमाइन नहीं करेगा, नहीं अगर करेगा। करेगा Yes sir. तो वो अलग जाएगा, टेबल में नहीं रहेगा, स्प्लिट हो जाएगा। Yes sir. ठीक, उस हिसाब से देखो तो फंक्शनल डिपेंडेंसी नंबर 3 जो है ये ठीक है ना, ये दोनों की है, और Yes. की अगर ये दोनों मिलके की का काम कर रहा है, तो दोनों मिलके ग्रेड को डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। Okay. ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत है, ये पार्शियल की है, इट इज पार्शियल की, और ये पार्शियल की SNAME को डिटरमाइन कर रहा है, ये भी पार्शियल की है, यही पार्शियल की डिटरमाइन कर रहा है CNAME को। और फैकल्टी और फोन नंबर जो है, ये हमारा जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, क्योंकि हमारा ये CID से CNAME है, और CNAME से फैकल्टी, और फैकल्टी से फोन नंबर है। ठीक है, यस सर। इसी चीज को इसी आधार पे हम लोग करेंगे। पहला बात तो ये कि CID और SID मिलकर ग्रेड को डिटरमाइन कर रहा है, सो दैट टेबल विल बी स्प्लिटेड। दूसरा, SID SNAME को कर रहा है, तो ये टेबल पे स्प्लिट हो जाएगा। और CID CNAME को, फैकल्टी को, फोन नंबर को कर रहा है, तो सबसे पहले हम स्प्लिट कर देते हैं सही, CID CNAME फैकल्टी फोन नंबर। बाद में इस टेबल को फिर से हम लोग इसको
फिर से रिफाइन करेंगे और ये देखेंगे कि फैकल्टी और फोन नंबर चूंकि आपस में डिटर्मिनेशन है इन लोग का, तो इसको अलग टेबल में रखेंगे और इसका रेफरेंस फिर रख देंगे यहाँ पे। तो CID सी नेम और इस दोनों का रेफरेंस, दोनों का रेफरेंस जो तुम FID बोल रहे थे वो इसके साथ आ जाएगा। FID समझ में आ रही बात? फैकल्टी और फोन नंबर, जो फैकल्टी है उनका फोन नंबर है ना? यस ठीक है, तो फैकल्टी और फोन नंबर इसका अगर डिपेंडेंसी है तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होने के कारण इसको अलग टेबल में रख देंगे और वहां पे इस दोनों के लिए एक FID जनरेट करेंगे प्राइमरी की उस टेबल के लिए, और उस प्राइमरी की को हर कोर्स के साथ कोर्स ID, कोर्स का नाम और जो फैकल्टी उस कोर्स को पढ़ाते हैं उनका ID। ठीक है, बस इतना ही करना है हम लोग को। तो सबसे पहले क्या किए कि SID CID ग्रेड जो था इसको हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी के आधार पे हम लोग इसको अलग कर दिए। और ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, ये वाला इसको अलग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे था CID सी नेम को और CID फैकल्टी को, CID सी नेम को CID फैकल्टी को और सी नेम भी फैकल्टी को। ये ट्रांजिटिव वाला काम हो रहा था, CID सी नेम फैकल्टी और फोन नंबर। ठीक है, ये जो बार बार जो रिडंडेंसी आ रहा है, स्मिथ 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 आ रहा है, जॉनसन जॉनसन आ रहा है, इस रिडंडेंसी को हम कह रहे हैं कि हम इसको भी रिमूव करना था। तो क्या किए कि इसको एक दूसरे टेबल में स्प्लिट करके लेके चले गए, फैकल्टी और फोन को, फैकल्टी और फोन को स्प्लिट कर दिए इस टेबल से, और वहां पे फैकल्टी और फोन को वहां पे एक प्राइमरी की बनाए और उस प्राइमरी की का रेफरेंस यहाँ पे डालना शुरू किए। तो हम लोग क्या किए, देखो CID सी नेम और यहाँ पे दे दी FID। ठीक है, FID, और FID आ कहाँ से रहा है, तो यहाँ से। यहाँ पे देखो तो कितने हैं, स्मिथ है, जॉन है, स्मिथ और जॉनसन, स्मिथ जो ही फैकल्टी हैं, दो ही फैकल्टी हैं, तो यहाँ पे दो टेबल बन गया मेरा। हाँ? क्या FID? हाँ हाँ, किस टेबल में? तो हमको यही ना कनेक्ट करना है, यहाँ पे हमारा जो डिटरमाइन करेगा उसी के साथ ना कनेक्ट करेंगे। जैसे देखो ये वाला जो टेबल है इसमें सिर्फ SID नेम है, सिर्फ SID नेम है, इसको हमको कनेक्ट करना ही नहीं है। इसको हमको अगर मान लो कि किसी कोर्स में कोई अगर पढ़ रहा है, तो अगर हमको स्टूडेंट का काम करना है तो स्टूडेंट का नंबर हम यहाँ पे देंगे। जैसे देखो SID CID ग्रेड, स्टूडेंट ID 1 को जो कोर्स ID इसमें था उसको बनाया है, तो 1 का SID 1 कौन है जी, SID 1 एडम्स है। ये तो कनेक्ट हो रहा है ना, ये दोनों कनेक्ट, सब टेबल से थोड़ी कनेक्ट होता है। सब टेबल से कनेक्ट होने का मतलब है कि कोई एक एट्रीब्यूट सब टेबल में कॉमन हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना? फॉन्ट इस फोन नंबर फैकल्टी का ना है, SID का नहीं ना है। स्टूडेंट SID क्या है, SID स्टूडेंट का ID है और फोन नंबर फैकल्टी का है। फोन नंबर फैकल्टी क्या है, और फैकल्टी जैसे डेटाबेस स्मिथ पढ़ा रहे हैं, तो जहां जहां डेटाबेस आएगा वहां स्मिथ आएगा, और जहां जहां स्मिथ आएगा वहां नंबर आएगा मेरा 60192। ठीक है, तो हम एक टेबल अलग बनाएंगे, यहाँ पे ये टेबल, यहाँ पे देखो ये एडम जोन्स स्मिथ, ये मेरा स्टूडेंट नेम है। फैकल्टी में हाउजर लंच है, हाउजर लंच है, तो हाउजर और लंच है, ये दो फैकल्टी हैं, उनका फोन नंबर है। ठीक है, तो ये लैंगले और हाउजर, ये दोनों को अगर हम अलग टेबल में कर दें तो हम ये रिडंडेंसी को हटा सकते हैं ना। ठीक है, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम बता रहे थे, यहाँ पे हमारा ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रहा है कि सी से यहाँ पे ये हो गया। देखो हाउ एवर ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फैकल्टी से फोन नंबर, फैकल्टी और फोन नंबर डिटरमाइन हो रहा है, फैकल्टी से फोन नंबर डिटर्मिनेशन हो रहा है, और फैकल्टी को कौन डिटरमाइन कर रहा है, तो सी नेम। ठीक है, सी नेम से, और CID सी नेम को, सी नेम से फैकल्टी, फैकल्टी से फोन नंबर। ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी था, ये जो था फोन नंबर और फैकल्टी, ये दोनों को हम लोगों ने
स्प्लिट कर दिया अलग से, अलग स्प्लिट कर दिया, और अलग करने के बाद वहां पे जो हम प्राइमरी की रख बनाएंगे वहां पे फैकल्टी टेबल का, उसका रेफरेंस यहाँ पे रखेंगे, उसका रेफरेंस यहाँ पे रखेंगे 1 और 2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा 1 और 2। अब तुम किसी कोर्स के बारे में बात करो, मतलब कोर्स का टेबल अलग, फैकल्टी का टेबल अलग, स्टूडेंट का टेबल अलग, ठीक है। स्टूडेंट के टेबल में हमको सिर्फ मिलेगा कि 1 नंबर रोल नंबर किसका है, जैसे तुम लोग का बात है ना, 1 नंबर रोल नंबर किसका है, 2 नंबर किसका है, 3 नंबर किसका है। और कोर्स में 1 नंबर डेटाबेस है, 2 नंबर जावा है, 3 नंबर ये अलग मिल गया, सारा का सारा अलग हो गया। अब हमको करना क्या है कि सारे का सारा प्राइमरी की या फॉरेन की मिला के सबको कनेक्ट कर देना है। जब जो वैल्यू देखना पड़ेगा दो टेबल को हम सिर्फ कनेक्ट करेंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम गौर से सोचोगे तो हम डेटाबेस जब भी यूज करते हैं तो ऐसे ही यूज करते हैं, डेटाबेस ऐसे ही यूज करते हैं, सिर्फ आईडी रेफरेंस के लिए देते हैं, पूरा डेटा हमको आ जाता है। समझ में आई आप लोग को? तुमको नहीं क्लियर हुआ अभी भी? एक्चुअली सर, हाँ तो सवाल करो। हाँ हाँ बोलो सर। एफआईडी जो बना रहे हैं सर, वो अलग से प्राइमरी की बना रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। हाँ फंक्शनल आईडी, ये जो फैकल्टी आईडी नाम का एक हम लोग वहां पे प्राइमरी की बनाए और उसको यहाँ पे रेफर किए। हाँ मणिशंकर बताओ क्या नहीं समझ में आया? सर मतलब कितने भी सर अपार्टमेंट फ्लोर डेली की उसका एक टपल का रो पूरा फाइंड होना चाहिए सर? बिल्कुल होगा, कौन सा टपल नहीं फाइंड हो रहा है ये बताओ। सर यहाँ पर तो अभी क्या कहते हैं फैकल्टी नेम और फिर अभी स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट स्टूडेंट 1 में था क्या था सर, अदर्स कुछ नाम था। तो देखो एक चीज बता रहे हैं, ये टेबल तुम देख रहे हो ना, ये कोर्स का टेबल है, ये कोर्स का टेबल है, कोर्स का आईडी, उसका कोर्स का नाम और कौन से प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं उनका आईडी, ठीक है। यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ही मिल सकता है कि IS 318 डेटाबेस है, उसको प्रोफेसर 1 पढ़ाते हैं, तो प्रोफेसर 1 कौन है, ठीक है। तो अगर हम ये लिखें कि सिलेक्ट a.cid a कॉमा a.cname, ठीक है, और कॉमा b.faculty कॉमा b.phone फ्रॉम ये टेबल मान लो हम बोलते हैं कोर्स टेबल है ये, ठीक है। फॉर कोर्स स्पेस a कॉमा फैकल्टी स्पेस b वेयर a.fid बराबर b.fid। अगर हम यहाँ प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, ये कोर्स आईडी, डेटाबेस नेम और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा फैकल्टी का नाम और यहाँ पे फोन नंबर। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं बता रहे कैसे होगा, ये टेबल रिलेट हो गया, ठीक है। टेबल जब रिलेट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक टेबल सबके साथ कनेक्टेड है, ये टेबल इसके साथ कनेक्टेड है, वो टेबल उसके साथ कनेक्टेड है, वो टेबल इसके साथ कनेक्टेड, ऐसा ना होगा। ऐसा होगा तो ये तो तुम देख लिया कि फैकल्टी टेबल और कोर्स टेबल कनेक्टेड है। यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया क्या कि कौन कौन सा कोर्स है, उसका आईडी क्या है, कौन सा प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं, उनका फोन नंबर क्या है। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ यही टेबल वहां पे था। इसके बाद यहाँ पे हमको सब पता चल गया कि किस किस स्टूडेंट रोल नंबर का, इस आईडी को रोल नंबर की तरफ से सोचो तुम कि कौन कौन सा रोल नंबर किस किस स्टूडेंट का है। यहाँ से रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम पता चल गया। अब यहाँ आओ, यहाँ पे पता चल गया हमको कि रोल नंबर 1 कौन है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 है हमको एडम्स जो है इस कोर्स में एडमिट हुआ है, इस कोर्स में एडमिट हुआ है। और ये कोर्स कौन सा है, तो कोर्स टेबल में आके देखो, डेटाबेस, ठीक है। एडम जो है डेटाबेस में एडमिट हुआ है और A ग्रेड स्कोर किया है, ठीक है। तो इस टेबल से हमारा स्टूडेंट टेबल जुड़ गया, एडम्स पता चला ना, CID से हमको डेटाबेस पता चल गया, कोर्स टेबल पता चल गया, कोर्स टेबल से प्रोफेसर टेबल पता चल गया। कनेक्ट नहीं हुआ? हो गया ना? डायरेक्टली कैसे होगा? डायरेक्टली कैसे होगा बताओ। मान लो हम एक बात करते हैं कि मान लो हम चाहें कि एक ही टेबल से सब कनेक्ट होता है, तो SID सब में रखना पड़ेगा ना हमको, SID सब में रखना पड़ेगा। SID सब में कैसे रख सकते हैं? जहां पे जो डिपेंडेंसी आधार पे आएगा उसी हिसाब से उसको स्प्लिट करेंगे। मान लो कोई हमको कोई नन की डिपेंडेंसी होगा
तो उसके आधार पे करेंगे, तो उसको कहाँ से हम लेके आएंगे? जो वहां पे जो उस फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो एट्रीब्यूट है ही नहीं, उसको कहाँ से लाएंगे? समझ रहे आप? वैसा नहीं होगा। जब भी होगा तो हाँ, जब हम टेबल स्प्लिट करेंगे कोई, तो स्प्लिट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कोई एक की दोनों में रहे। ठीक है, तो इस एक टेबल नंबर 1 का कोई एट्रीब्यूट उसमें है, उसका कोई उसमें, उसका कोई उसमें, ऐसे ही मिलता है। इसके पहले वाला भी ऐसे ही किए थे। कोई एक एट्रीब्यूट सब टेबल में कॉमन हो, दैट इज वेरी रेयर। ठीक है, क्लियर है तुम लोग को? यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करना बताओ, तुम लोग बताओ या फिर अपने मन से बताएं? सर एक बार रिवाइज करा दीजिए सर। नॉर्मलाइजेशन को? यस सर। ओके, टेबल जब अननॉर्मलाइज होगा, नॉर्मलाइज नहीं होगा, तो क्या होगा? रिडंडेंसी तो है, मतलब हम नॉर्मलाइज क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म जो हम बनाते हैं, दैट इज नथिंग बट एलिमिनेटिंग द रिडंडेंसी। अगर रिडंडेंसी होगा तब क्या होगा? अगर सवाल ये ऐसा कुछ सवाल आए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, what problem will arise if the table is not normalized? ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे एनोमलीज के बारे में, इंसर्ट एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज एंड अपडेट एनोमलीज। ये 3 प्रॉब्लम है, ये 3 प्रॉब्लम है। अगर टेबल हमारा नॉर्मल नहीं है, उसमें रिडंडेंट डेटा है, तब क्या होगा? अभी देखो, हम लोग अभी क्या देखे, फैकल्टी नेम और फोन नंबर, फैकल्टी नेम और फोन नंबर, और उस टेबल से अगर कोई एक कॉलम मिटा दो, कोई एक एडम्स का रिकॉर्ड मिटा देते हैं, ठीक है, एडम्स का रिकॉर्ड मिटा देते हैं, तो एडम्स डेटाबेस पढ़ रहा था और डेटाबेस में हाउजर थे, उसका फोन नंबर था, तो क्या होगा? डिलीट एनोमलीज होगा ना। एडम्स के साथ साथ हमारे डेटाबेस का प्रोफेसर का नाम भी मिट गया और फोन नंबर भी मिट गया उनका। अब हमारे पास अगर डेटाबेस का कोई स्टूडेंट नहीं है, तो हमारे पास उनके फैकल्टी का फोन नंबर भी नहीं है और फैकल्टी का नाम भी हमारे डेटाबेस में नहीं है। होना क्या चाहिए था? फैकल्टी का जो इंफॉर्मेशन है वो हम क्यों उसमें हम इंटर करें? ठीक है, अलग रखें, उसको अलग रखें, कॉलेज कोड अलग रहेगा। और कॉलेज कोड ही, जैसे मान लो तुम लोग का 445 या 444 अगर कॉलेज कोड है तुम्हारा, तो जो तुम्हारा जो फॉर्म भराएगा यूनिवर्सिटी में, वहां क्या लिखा जाएगा? कॉलेज कोड। जितना अगर सारे स्टूडेंट का फॉर्म अगर भरते हो तो सारा डेटा होगा ना कॉलेज के पास, तुम्हारा नाम होगा, यस सर। तुम्हारा आईडी होगा, तुम्हारा एड्रेस होगा, एवरीथिंग विल बी देयर। तो किस कॉलेज के हो तुम, वो भी इंफॉर्मेशन होगा वहां पे। तो वहां क्या होगा कि पूरे 60 बच्चों का सीमेज प्रोफेशनल कॉलेज इतना लिखा जाएगा, या फिर एक कॉलेज टेबल होगा उनके पास, उसमें सारे कॉलेज का डेटा होगा और सारे कॉलेज के लिए एक एक कोड होगा, कॉलेज कोड। ठीक है, और वही कॉलेज कोड सब डेटा में होगा। कल के डेट में अगर सीमेज कॉलेज का नाम चेंज होता है, तब सोचो दोनों कंडीशन में, जहां 300 बच्चे हैं बीसीए बीएससी मिला के, और सारे 300 रिकॉर्ड में सीमेज का नाम चेंज होना है, वो अपडेट करना परेशानी है। या सिर्फ कॉलेज टेबल में जाओ, एक रो है ना, सीमेज प्रोफेशनल कॉलेज से सब सीमेज कॉलेज कर दिए, काम खत्म हो गया। आसान है कि नहीं?
ठीक है, तो अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट एनोमली, ये 3 एनोमलीज है जो हमको ठीक करना है। ये तीनों अगर ठीक हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा रिडंडेंसी नहीं है। ओके, तो अभी तक तो एक बार तुम पढ़ चुके हो, इतना तो आइडिया हो गया कि सिर्फ देख के और वैल्यू देख के हम लोग रिडंडेंसी को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हमको उसमें कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ रूल है, उसके अनुसार हमको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी होगा। ओके, तो हम लोग जब नॉर्मल करेंगे तो हम 3 फॉर्म में करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इसलिए नहीं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑलरेडी टेबल, जब हम ईयर डायग्राम से टेबल कन्वर्ट करेंगे तो दैट टेबल विल बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। शर्त क्या है? पहला शर्त है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होने के लिए कि सारा का सारा कॉलम जो होगा सिंगल वैलिड होगा, सारा का सारा सिंगल वैलिड होगा। दूसरा कि एक टपल, एक कंप्लीट रिकॉर्ड, एक कंप्लीट रो दोबारा नहीं आएगा। अगर दोबारा आता है तो हम मैथमेटिकल मॉडल का उल्लंघन करेंगे। मैथमेटिकल मॉडल में जो हम टपल निकाल रहे थे वो टपल हमारा रिपीट नहीं होता था। होता था क्या? नहीं होता था। तो यहाँ भी नहीं होगा, मैथमेटिकल मॉडल है ना, रिलेशनल मॉडल मैथमेटिकल मॉडल है, तो यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कंप्लीट एक रो दोबारा नहीं आ रहा है, एक एक एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट रो, कंप्लीट सेट दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, और सिंगल वैल्यूड है तो हम कहेंगे क्या कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, उसको फैन बंद कर दो। ओके, तो लिटरली हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो टेबल जिसमें की डिफाइंड है, की है, तो वो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वो है। जब की हमको पता है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी भी पता होगा, या फंक्शनल डिपेंडेंसी या तो पता होगा, सवाल में दिया जाएगा, या फिर हम उसको फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज देख के। टेबल रहेगा, टेबल का वैल्यू रहेगा, उसके आधार पर उसको फाइंड आउट कर देंगे। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है मेरे पास, तो हम उसके बाद हम सुपर की, कैंडिडेट की वगैरह वगैरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब जब की फाइंड आउट हो जाएगा, किसी टेबल में 5 एट्रीब्यूट है, उसमें से कोई एक या 2 एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है, तो बाकी जो बचा वो कौन सा एट्रीब्यूट है? नन की एट्रीब्यूट है। नन की ठीक है, एट्रीब्यूट। तो हम जितना भी एट्रीब्यूट दिया गया है उसको 2 भाग में बांट देते हैं, या तो वो प्राइम एट्रीब्यूट होगा मतलब की एट्रीब्यूट होगा, या तो नन प्राइम या नन की एट्रीब्यूट होगा। ओके, जब हमको ये पता चल गया तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी टेबल में अगर कोई की है तो वो की सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा होगा। क्लोजर में सारा होगा, इसका मतलब वो की सबको डिटरमाइन कर रहा होगा। अब सबको डिटरमाइन कर रहा है तो अब हम जानने के बाद अब फंक्शनल डिपेंडेंसी को जांच करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी में, बंद करो इसको, बंद करो। फंक्शनल डिपेंडेंसी में ऐसा कौन कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो या तो पार्शियल की है या नन की है, पार्शियल की है या नन की है। पार्शियल की कहने का मतलब ये कि हम अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को एक साथ हम उसको बोल रहे थे कि तुम दोनों मिलके, ये काम तुमसे अकेले नहीं होगा, तुम दोनों मिलके करो। ठीक है, तुम दोनों मिलके करो, ये हो गया हमारा पार्शियल की, सॉरी ये हो गया हमारा की। उसमें से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसा है जिसमें कोई पार्शियल की, उसमें से आधा, उसमें से कोई एक हमको किसी दूसरे की को दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसका 2 तरीके से समझो इसको। पहला तो ये हम लोग बोलते हैं क्या कि समझाने के लिए बोलते हैं कि बड़ा तेज बन रहा था, बड़ा काबिल बन रहा था, नेता बन रहा था, है ना, अकेले निकल के गया था डिटरमाइन करने, ठीक है तुम उसी के साथ रहो, अलग कर दिए। ये सब जो स्लैंग है वो याद रखने के लिए, याद रहे तुमको। ठीक, दूसरा बात देखो कि अगर मान लो कोई काम 2 को सेलेक्ट करके बोले तुम दोनों जाओ करो इस काम को, उसमें से कोई एक इतना एबल है, उसके पास एबिलिटी है कि अपने दम पे वो काम कर सकता है,
अपने दम पे वो काम कर सकता है, तो वो काम उसी से क्यों ना कराएं, दो को क्यों इन्वॉल्व करें उसमें। समझ में आ रही बात। अगर कोई पार्शियल की है, वो किसी की को डिटरमाइन कर रहा है, किसी की को डिटरमाइन कर रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। चलो तुम अपने दम पे अलोन तुम उसको डिटरमाइन कर सकते हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। तुमको पूरा कंप्लीट की का जरूरत नहीं है, तुम खुद से कर सकते हो, तुम खुद से कर सकते हो। की हो डिटरमाइन कर रहे हो, मतलब तुम्हारा एक कंप्लीट सेट बन रहा है, की और नन की। यही ना चाहिए हमको। एक टेबल में क्या चाहिए, एक की रहे बाकी नन की रहे, इसको डिटरमाइन करे, यही चाहिए हमको। तो अगर कोई पार्शियल की है, किसी को डिटरमाइन कर रहा है, उसको खूब स्वागत के साथ अलग करो और उसको एक टेबल में जगह दो, खत्म हो गया। जितना पार्शियल की था, जिसको इसको डिटरमाइन कर था, उसको अलग कर दिए। ठीक, अब रहा बात उसके आगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बात करते हैं हम लोग कि पार्शियल की तक तो ठीक था, क्या वैसा भी कोई है जो नन की है, की है ही नहीं, वो की एट्रीब्यूट है ही नहीं, फिर भी किसी न किसी को डिटरमाइन कर रहे हो। ठीक, ये तो और भी वायलेशन है रूल का। एक तो आप की नहीं है, एक तो आप की नहीं है, पार्शियल भी रहते तो समझ में आता कि आधा अधूरा तो हो, तुम हो ही नहीं की और फिर भी तुम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम अलोन वो एट्रीब्यूट अलोन वो डिटरमाइन करने को तैयार है, वो एबल है कि किसी को डिटरमाइन कर सकता है, उसको भी अलग टेबल में दे दो जगह, उसको भी अलग टेबल में जगह दे दिए। तो इससे हमारा वो जो रिडंडेंसी था वो भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक, यहां तक तो हो गया। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को सेकंड कर लिए, सेकंड को थर्ड कर दिए। थर्ड के बाद जो बात करते हैं हम लोग, क्या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब ए बी को डिटरमाइन कर रहा था और बी सी को डिटरमाइन कर रहा था। तो हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंस निकालते हैं, लिखते हैं ना ए डिटरमाइन सी, लिख देते हैं ए डिटरमाइन सी। यस सर। अब वो डिटर्मिनेशन है, कहने के तो डिटरमाइन हो रहा है, लेकिन अगर हम ये देखें कि जैसे फैकल्टी को डिटरमाइन कर रहा था कोर्स और फैकल्टी डिटरमाइन कर रहा था फोन नंबर को, ठीक है, तो ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है ये भी अंततः एक रिडंडेंसी का कारण बनेगा। तो बीसीए ने या 3.5 रूल जो कहता है वो ये कहता है कि जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसको भी एलिमिनेट करना है, उसको भी रहने नहीं देना है। सर ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है सर, हम्म, ये सर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है सर, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है नन की वाला ना, ट्रांजिटिव तो बीसीएनएफ में क्या है, जो नॉन ट्रांजिटिव है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक सुपर की होना चाहिए। दो सुपर की है और दोनों, अच्छा फर्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तुम्हारा पार्शियल की, यस सही बोल रहे हो। सेकंड नॉर्मल में है, सेकंड की में है पार्शियल की, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारा नन की है, और बीसीएनएफ में है कि हमारा अगर सुपर की है तो सुपर की ही डिटरमाइन करेगा, एक से ज्यादा सुपर की है तो नन सुपर की, वैसा कोई नन की जो सुपर की में नहीं है वो डिटरमाइन ना करे। यहाँ तक तो हम लोग कैंडिडेट की ही बात कर रहे थे थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक, और बीसीएनएफ में हम लोगों ने बात किया कि उस पर सुपर की में बात करने लगे, एक से ज्यादा की अगर है डिपेंडेंसी में, अगर मान लो क्लोजर निकाल रहे हैं और एक से ज्यादा क्लोजर में पूरा का पूरा स्कीम आ रहा है, तब हम वहां पे वही बात करेंगे जो सेकंड नॉर्मल और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कर रहे थे, पार्शियल भी नहीं होने देंगे और नन की भी नहीं होने देंगे। ठीक है, यही हमारा पूरा का पूरा सार है हम लोग के नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में फिर से बताएं या समझ में आया है? सर समझ में आया सर। ठीक है, तुम लोग को समझ में आया? ठीक, तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक था। इसमें तुम लोग कुछ रैंडम सवाल उठाओ और उसको सॉल्व करो, बगैर 2-3 सवाल सॉल्व किए हुए नहीं समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डीबीएमएस का निकालो, ठीक है, पीपीयू के साइट पर नहीं मिलेगा तो एकेयू के साइट पर मिलेगा, बीएचयू के साइट पर मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ठीक है, गूगल पर जाके सिर्फ लिखना है
DBMS यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, ठीक है, सैंपल मिल जाए या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसमें देखो नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं आएगा। और पूरा सवाल, हम तो हमेशा यही बात करते हैं कि तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो कोर्स खत्म होने के बाद। ऐसा पहले नहीं करना चाहिए, जब कोर्स खत्म हो जाए तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। इससे अंदाजा मिलता है कि क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर दोगे तो बड़ा कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, बड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हर तरह का सवाल तो हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट भी है, सवाल बना चुके हैं, अब क्या डर नहीं लगेगा एग्जाम से। यस सर, और अच्छा करके आओगे, यस सर, अच्छा करके आओगे। तो तुम लोग सब लोग सवाल निकालो, और तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनको हम बोले हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और DBMS का जो ठीक पहले वाला जो तुम्हारे जस्ट सीनियर जो हैं उनसे बोले हैं कि आप लोग जो एग्जाम दिए थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और DBMS दोनों क्वेश्चन जुगाड़ करके हमको दो। तो बोला ठीक है सर, ठीक है। तो वो जैसे ही मिलेगा हम उसको भी तुम लोग को शेयर करेंगे और डिस्कस भी करेंगे, BE भी Okay, और sir. DBMS भी, ठीक है। यस और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सर, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है सर। ठीक है, चलो फिर। सर अटेंडेंस सर।